गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या आप बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल, नॉर्मली बच्चे इस चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल कर सकते हैं। उस चैप्टर में आगे जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है बेटा। ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में भी आएंगे और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से खूब ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। एक बात जान लीजिए, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं पूछा जाएगा, मेनली पीरियोडिक टेबल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस सेक्शन से क्वेश्चन तमाम बनेंगे और आप आगे देखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इस एरिया से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी के बारे में आपको बताया जा चुका है, पीरियोडिसिटी होती क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम जो बताने जा रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियस। इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब अगर कोई कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स हैं, यहाँ पर देखो बेटा हमने बनाया फिगर के माध्यम से, अगर दो कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स हैं तो एक एटम की न्यूक्लियाई से लेकर दूसरे एटम की न्यूक्लियाई के बीच का दूरी का जो आधा डिस्टेंस होता है, जो हाफ डिस्टेंस होता है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सभी बच्चे ध्यान दें, बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, इसको आप समझिए। अगर हमारे पास दो एटम हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्डेड हैं, एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसमें एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसके हाफ डिस्टेंस को बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक रेडियस को आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम एंगस्ट्रॉम के थ्रू मेज़र करते हैं, यानी इसकी जो यूनिट होगी क्या हो जाएगी बेटा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। बात समझ में आई? फिर से देख लीजिए, किन्हीं दो एटम्स में जो कि कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं उसमें एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस के बीच की दूरी का जो हाफ डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए क्या होता है, कैसे ये पीरियोडिसिटी शो करते हैं या क्या वेरिएशन ये शो करते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसको देखा जाए। देखो बेटा इसमें लिखा है मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ हम मूव करेंगे तो वहाँ पर एटॉमिक रेडियस का मान बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है इसको समझ लिया जाए। मूविंग डाउन इन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं बेटा तो वहाँ पर होता क्या है कि हर एक एलिमेंट के साथ में एक नए सबसेल की एंट्री होती है। हर एक एलिमेंट के साथ में एक नए सबसेल की एंट्री होती है और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो भी बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहली बात है, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ, ये ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हर एक बार यहाँ एक सबसेल हो जाएगा, फिर दूसरी बार यहाँ पर दो सबसेल हो जाएंगे, फिर तीसरी बार आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तीन सबसेल हो जाएंगे। इस तरह लगातार सबसेलों की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है और साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, नाम से क्लियर है, बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है कोई। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस के थ्रू जो चार्ज डेवलप होता है या न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? वेरी गुड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, वो तो कोई रोल यहाँ पर शो नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियर चार्ज को एक तरह से वेरीफाई करता है। तो कहने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज़ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है बेटा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे बढ़ेगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो यहाँ पर बेटा दो चीज़ें होती हैं। पहला तो हर एक एलिमेंट एटॉमिक नंबर के साथ में यहाँ पर सबसेल की एंट्री होती है, नए नए सबसेल आते हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज का कोई खास रोल यहाँ पर होगा नहीं, लेकिन ये सबसेल क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, इसकी साइज लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब हम ग्रुप से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो नए सबसेल की एंट्री होने के कारण इनका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये तो ग्रुप का मतलब हो गया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पीरियड का। पीरियड के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करके देखते हैं। किसी भी जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं बेटा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन सबसेलों की संख्या क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। कुछ समय तक सबसेलों की संख्या कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस का मान क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है।
सभी बच्चे ध्यान दें, पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीरियड में नए सबसेल की एंट्री नहीं होती है और नए सबसेल की एंट्री ना होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस का मान छोटा हो जाता है या एटॉमिक रेडियस श्रिंक हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब चलिए एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखो हमने ग्रुप के एलिमेंट्स लिए हैं, एक है लिथियम और दूसरा है सोडियम। अब लिथियम का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो क्या होगा बेटा, 1s2 2s1, इसे पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर 1 और 2 दो ही एनर्जी लेवल थे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक एनर्जी लेवल डायरेक्ट बढ़ रहा है। यानी हम जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे लगातार एनर्जी लेवल बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि सबसेल बढ़ते चले जाएंगे और इसकी साइज बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल हमने आपके लिए रखा है लिथियम और बोरॉन। लिथियम और बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 3 और 5 है रिस्पेक्टिवली। आप क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और देखेंगे क्या इसमें सबसेल बढ़ रहे हैं। अगर सबसेल बढ़ रहे होंगे तब तो ये एग्जाम्पल गलत सिद्ध हो जाएगा, और सबसेल नहीं बढ़ रहे होंगे तब यहाँ पर क्या होगा कि इनका जो एटॉमिक रेडियस है कम हो जाए। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या और बोरॉन की प्रोटॉन की संख्या, दोनों में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस श्रिंक हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। और आपको हमने कहा है कि लिथियम और बोरान दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिएगा क्या उसमें कोई नया सबसेल इंटर मार रहा है। अगर नया एनर्जी लेवल वहाँ पर आ रहा है तब तो ये एग्जाम्पल गलत होगा, और नया एनर्जी लेवल नहीं आ रहा है, एनर्जी लेवल कांस्टेंट है, तब आपका एग्जाम्पल यहाँ पर सेट हो जाएगा। बेटा एनर्जी लेवल देखो 1 2 3, ये एनर्जी लेवल नया हो गया, 1 2 3। अगर 1 और 2 में ही रहता तब तो ठीक था, लेकिन 3 आ गया, 3 का मतलब यहाँ पर नए एनर्जी लेवल को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। चलिए ये तो हो गया एटॉमिक रेडियस को लेकर बातें बताई गई, किस तरह से ग्रुप और पीरियड में इसकी वैल्यू वेरिएट करेगी ये बता दिया गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस पहले होता क्या, इसको समझ लिया जाए। आयनिक रेडियस होता है किसी भी कैटायन और एनायन के लिए, आयन है ना, किसी भी कैटायन और एनायन के लिए हम आयनिक रेडियस को बोलते हैं, वहाँ पर एटॉमिक रेडियस नहीं बोला जाएगा। मतलब क्या होता है, किसी भी कैटायन और एनायन के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। सभी बच्चे ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में डिफरेंस है। आयनिक रेडियस स्टैंड फॉर ओनली आयनिक सब्सटेंस लाइक कैटायन और एनायन। आयनिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस from nucleus to outermost cell for any cation or anion is known as ionic radius। यहाँ पर हमने एक छोटा सा फिगर बना दिया समझाने के लिए। कैटायन और एनायन के लिए है एटॉमिक रेडियस, इससे कतई कंपेयर मत कीजिएगा। तो बेटा यहाँ पर कैटायन और एनायन में उनके न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर दैन इट्स एटॉमिक रेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है एटॉमिक रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर दैन इट्स एटॉमिक रेडियस। कोई बच्चा बताएगा इसको, कोई दिमाग में उसके आ रहा हो आइडिया? कैटायन का आयनिक रेडियस उसके एटॉमिक रेडियस से हमेशा कम होता है, क्यों? ट्राई करिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जरूर आता है। यस, चलिए इसको हम बता रहे हैं। बेटा कैटायन का मतलब क्या होता है पहले आप लोग ये बताइए, कितने बच्चे जानते हैं? बिल्कुल, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हाथ उठा सकते हैं क्लास में, बता सकते हैं कैटायन का मतलब क्या होता है। यस, वेरी गुड। कैटायन और एनायन, किसी भी आयन के दो पार्ट होंगे, एक कैटायन और दूसरा एनायन। कैटायन का मतलब अगर कोई एलिमेंट या आइटम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिराइव हो जाता है। इस स्टेज को या इस तरीके के आइटम को बोलते हैं कैटायन। और एनायन का बेटा, एनायन अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आता है, इसको हम बोलते हैं एनायन।
तो उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है स्टेटमेंट में आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर। कैटायन का आयनिक रेडियस छोटा होता है हमेशा उसके एटॉमिक रेडियस से। जाहिर सी बात है भाई, कैटायन का मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा तो जाहिर सी बात है सबसेल भी कम हो सकते हैं, सबसेल की वैल्यू भी कम हो सकती है। और जब सबसेल की वैल्यू कम हो जाएगी तब वहाँ पर एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा। मान लीजिए किसी के पास 3 एनर्जी लेवल थे, उसने एक एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो उस एनर्जी लेवल को हम काउंट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, उसका जो आयनिक रेडियस है वो घट जाएगा। ये कैटायन के केस में है। इसके अलावा मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं लेकिन सबसेल वहाँ पर बना रहता है। ऐसा भी केस आपको मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे लेकिन सबसेल बना रहेगा क्योंकि उसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। अब क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर इफेक्ट आएगा और न्यूक्लियर चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगा। उसकी वजह से भी आयनिक रेडियस का मान उस एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस से हमेशा कम हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी लिख दिया गया है, जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस का मान कम होगा। आयनिक रेडियस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बेटा इसको हम ग्रुप और पीरियड में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आयन के फॉर्म में है और ग्रुप में हमारे पास कोई आयन मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टी पर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयनिक रेडियस का मान घटेगा। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान, इस टर्म का सीधा मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जब प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तब वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। O2- F- और सोडियम आयन, सब आयन ही हैं। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 10 हैं। अरे भाई इसका 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, 10 हो गया। फ्लोरीन 9, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 10 हो गया। सोडियम 11, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 हो गया। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं और पॉजिटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, निकाल दिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। लेकिन अगर हम इसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 8, फ्लोरीन के पास है 9 और सोडियम के पास है 11। तब अभी आपसे पूछा जाए किसका जो है आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा तो आप क्या बताएंगे? आप सीधा सा टर्म लगाएंगे, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है उसका आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा। तो इसमें किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसको देख के बताएं। 8, 9, 11। चलिए इसको होमवर्क के फॉर्म में छोड़ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग आप लोग लगा रहे हैं। आपके पास ये सारा डाटा मौजूद है, आपको बताना है कि इन तीनों आयन में से किसके आयन की साइज या किसके आयनिक रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी, विच शोज़ मोर आयनिक रेडियस वैल्यू। इन तीनों में से आयनिक रेडियस किसका ज़्यादा होगा और क्यों, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे बेटा, PSS में भी आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई, एक है एटॉमिक रेडियस और दूसरा है आयनिक रेडियस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और जो होमवर्क आपको दिए जा रहे हैं उनको सीरियसली आप कीजिए। जैसे यहाँ पर होमवर्क क्या दिया गया बेटा, यहाँ पर होमवर्क दिया गया है कि आप इन दोनों एलिमेंट्स का, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और देखिए क्या एनर्जी सबसे बढ़ रहा है, उसमें कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस सेंटेंस का वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। उसी तरह से आपको भी डिस्कस करना है। और एक यहाँ पर आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क के फॉर्म में, अगर ये दोनों टर्म आपको समझ में आए हैं बेटा तो आपको बताना है इसमें किसका आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा और क्यों। तो मेरे बच्चों, इन चीज़ों को आप आसानी से समझिए, खूब सीरियसली पढ़िए। कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उसका आंसर आपको दिया जाए, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको दिया जाए। और उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर से PSS में इसको डिस्कस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए इतना ही मैटर दिया जा रहा है। इसको अच्छे से पढ़ें, तैयार करें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहें ताकि आपकी परीक्षाएं आसानी से और अच्छे तरीके से हो सकें। थैंक यू बेटा।